दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 5वां सेट प्रैक्टिस हम लोग रेलवे का करने जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि डेली सेट प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहिएगा तो एग्जाम में आपको अधिकांश क्वेश्चन मेरा ही सेट प्रैक्टिस से देखने को मिलेगा, क्योंकि विगत 10 वर्षों का अनुभव है कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है जो पूछा गया है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है। तो यह जो तापमान का हम लोग को या आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जो शरीर का जो टेम्परेचर मापते हैं वो सेल्सियस में भी मापते हैं और नहीं तो फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बहुत ही प्रचलित एक तरह से मापक है तापमान का। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट कितना होता है। तो देखिए जो सेल्सियस है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, सेल्सियस है जो 0 डिग्री से शुरू होता है, जबकि जो फ़ारेनहाइट है वह 32 डिग्री से शुरू होता है। ठीक है, वो कहाँ से शुरू होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, जो कि टोटल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है। और जो सेल्सियस है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस चलता है। लेकिन दोनों एक ही जैसा मापक है और दोनों एक ही जैसा कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब है 0 से 100 बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी कारण आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बतलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है धारा। ठीक है, यहाँ पे आपको धारा बोला गया है, साथ में विभवांतर बोला गया है और यहाँ पे कोई नियम जो धारा और विभवांतर दोनों से संबंधित है वही नियम है जो यहाँ पे लागू हो सकता है। तो देखिए पहला विकल्प से भी देख सकते हैं इसे कि विकल्प में आपको दिया हुआ है ओम का नियम, और ओम आर होता है आपका प्रतिरोध, तार बराबर होता है V बटा I। ठीक है, R बराबर होता है V बटा I। तो यहाँ पे आपका विभवांतर भी दिया हुआ है और धारा भी दिया हुआ है, अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो ओम के नियम से है। ठीक है, ओम के नियम पे आधारित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वैसे भी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा, या रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इतिहास का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। इसका सही आंसर है जो शिवाजी है वो शिवनेर के किला में। ठीक है, इनके पिताजी हैं जो दीवान थे। ठीक है, और इस शिवनेर के एक तरह से किला में शिवाजी के जन्म हुआ था। लेकिन ये अधिकांश समय है जो अपनी माँ जीजाबाई के साथ ही बिताई है, और इसी के चलते शिवाजी का जो छाप पड़ा है, उसका व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है उनके माँ के आदर्शों के आधार पर हुआ है। क्योंकि माँ के साथ ज़्यादा समय रहती थी तो माँ का विचार है जो शिवाजी ज़्यादा ग्रहण किए, और माँ का नाम जीजाबाई और इनके नाना थे। ठीक है, तो नाना से भी बहुत ज़्यादा इनका लगाव था और नाना भी साथ में रहते थे, नाना कोंडेव। ठीक है, तो ये हैं जो इनके प्रारंभिक शिक्षक शिवाजी के थे। तो इसका सही आंसर हो गया शिवनेर का किला में शिवाजी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम है जो
मुगल साम्राज्य जब आप पढ़िएगा तो उसमें अकबर की माँ, ठीक है, अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है अकबर, जबकि अकबर के जो पिता थे वो हुमायूं, ठीक है। और ऐसे मुगल वंश का संस्थापक बाबर, और अकबर के जो पुत्र था, ठीक है, जो कि मुगल वंश का राजा बना था, वो सब है जो जहांगीर। तो जितने भी हैं एक तरह से मुगल राजवंश के राजा हैं, ठीक है, ये सब राजा हैं। तो हमीदा बानो बेगम है जो अकबर की माँ थी, जबकि अकबर के जो दाई माँ, मतलब दाई माँ जिसे कहिए, जो पालन पोषण करने वाली जो दाई थी, उसका नाम था महामंगा, ठीक है। तो महामंगा, और इसका आंसर हो गया आपका 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 है 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर होने वाली विद्युत धारा की गणना करें, ठीक है। इसमें देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि नर्वस नहीं होइए, ठीक है। यदि आपका तैयारी जबरदस्त है तो आपके पीछे वाला जितने भी चीज है उसी से ये आया हुआ है। जैसे आप देखिए यहाँ पे वाट दिया हुआ है, तो ये जो वाट है वो पावर की इकाई है, और एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछा भी जाता है कि बताइए पावर की एसआई मात्रक में क्या कौन सा इकाई है, तो वाट होता है। उसी तरह से 220 वोल्ट, ठीक है, तो एक प्रकार से वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है, या विभवांतर का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो वोल्ट में होता है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट का जनरेटर है और एक मोटर है, ठीक है, उस जनरेटर को एक मोटर से जोड़ दिया गया है, और जो मोटर है जो 1100 वाट की एक तरह से पावर लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की गणना करें, ठीक है। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला आपको सोचना है जिसमें V होना चाहिए, V होना चाहिए, W होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, I होना चाहिए, ठीक है, I होना चाहिए। तो वाट को आप पावर से डिनोट करते हैं, तो इस तरह से, कुछ इस तरह से यदि मिलता है तो सही है, ठीक है। तो अब इसे पावर बराबर होता है वोल्टेज गुना धारा, ठीक है, वोल्टेज इनटू एक तरह से करंट होता है। इसी आधार पर इसको आप बना सकते हैं। आपसे पूछा गया है I के बारे में, ठीक है, I के बारे में, क्योंकि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर V इनटू I। इसी को आपसे पूछा क्या जा रहा है, I पूछा जा रहा है, तो I बराबर हो गया P बटा V, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पावर बताया गया है, और पावर आपको कितना दिया गया है, पावर है आपको 1100, पावर आपका है 1100, और साथ में वोल्ट भी दिया गया है, और वोल्ट कितना है 220 वोल्ट। जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आप कैंसिल होगा 5 एम्पियर, क्योंकि धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो जो आप पहले पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो जरूर पूछेगा, एक तरह से किसका पूछ देगा आपसे, धारा का मात्रक, तो धारा का मात्रक एम्पियर, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से पूछ देता है विभवांतर का मात्रक, तो वोल्टेज, उसी तरह पावर का एसआई मात्रक तो वाट। ये सब कॉमन आपको याद करना ही करना है। इसी कड़ी में यदि आप हल्का सा आगे चल जाते हैं तो भारी क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, और भारी क्वेश्चन करने का मतलब है कि एग्जाम में जीत आपकी पक्की रहेगी, ठीक है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन सब लोग बना कर आते हैं, भारी क्वेश्चन है जो टच नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6, किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, जहाँ की कंगना रनावत है। आजकल मीडिया में कंगना रनावत के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। पहले जो सुशांत सिंह राजपूत पे पता नहीं मीडिया वाला का क्या हो गया है। चलिए, दिखाना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मात्र वो सभी टॉपिक दिखाना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। ऐसा यदि रहेगा तो मीडिया अपना विश्वसनीयता को खोते जाएगा और एक समय ऐसा हो जाएगा कि मीडिया के नाम से लोग एक तरह से नफरत करने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो एक तरह से प्रेस है, उसको हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गुजरात, ठीक है। इसका सही आंसर है जो नई शिक्षा नीति जो आया है तो सबसे पहले है जो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से जो लागू किया है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन मानव में पुरुषों का प्रजनन अंग है? निम्न में से क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन मानव में पुरुषों का प्रजनन अंग है? प्रजनन अंग है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शुक्राणु, दूसरा ऑप्शन अंडकोश, तीसरा ऑप्शन अंडाशय, इसे हम लोग ओवरी भी बोलते हैं, ठीक है, ओवरी। चलिए, और चौथा ऑप्शन वृषण, ठीक है, वृषण। तो सही इसका आंसर है अंडाशय। अंडाशय है जो महिला में पाया जाता है, ठीक है ना। अंडाशय जो बच्चेदानी आप बोलते हैं महिला को, वो अंडाशय ही होता है, ठीक है। तो ओवरी, तो इसका सही आंसर है अंडाशय, जबकि शुक्राणु, अंडकोश और वृषण, ठीक है, ये सब पुरुष का प्रजनन अंग है, ठीक है, पुरुष का प्रजनन अंग है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक
समीकरण संतुलित है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, Mg प्लस O2 बराबर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण है जो संतुलित है। ऑप्शन नंबर बी, H2 प्लस O2 बराबर H2O। ऑप्शन नंबर 3, Na प्लस H2O बराबर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। और ऑप्शन नंबर डी, या Mg2 प्लस O2 बराबर 2MgO। ठीक है, 2MgO। इसमें से आपको बताना है कौन सा समीकरण है जो एक तरह संतुलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे Mg कितना है, यहाँ पे Mg है जो 2 है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि Mg है जो 2 है। यहाँ पे O2 कितना है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपका वो है जो 2 है। ठीक है, तो ये समीकरण संतुलित है। जबकि अन्य समीकरण देखिएगा संतुलित नहीं। यहाँ पे Mg 1 है, तो यहाँ पे भी Mg 1 है, जबकि यहाँ पे O2 है, जबकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन। कुछ इस तरह से अन्य ऑप्शन में भी देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यदि आप ठान लीजिएगा कि हमें कुछ करना है ज़िंदगी में, ठीक है, तो यदि आप ठानते हैं, इसका मतलब कि एक प्रकार के विचारधारा है, जिसे आप साकार भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर लगन और जुनून होना चाहिए। ठीक है ना। कहा भी जाता है कि आपका जो स्वप्न है वो सोने नहीं दे। ठीक है ना। आपको हमेशा कहे कि हमको तो इस बार निकाल ही लेना है, कोई न कोई एग्जाम को निकाल ही लेना है, उस जुनून से पढ़ाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि बेमन से पढ़ रहे हैं, इस तरह जाते हैं एग्जाम दे देते हैं, उस तरह से नहीं करना है। ठीक है, जी जान से लग जाइएगा तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो बल्ब में से, क्वेश्चन नंबर 2 बल्ब में से एक बल्ब दूसरे से अधिक चमकता है। ठीक है, अधिक चमकता है, तो बताएं। पहला ऑप्शन है दोनों का प्रतिरोध समान है। दोनों बल्ब का प्रतिरोध समान है। दोनों बल्ब का प्रतिरोध समान। ऑप्शन बी, चमकना प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। चमकना प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन 3, तेज चमकने वाला, तेज चमकने वाला में प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम है। और अगला, तेज चमकने वाला में प्रतिरोध ज्यादा है।
तेज चमकने वाला में प्रतिरोध ज़्यादा है। ठीक है, आपको बताना है कि दो बल्ब है, ठीक है, और एक बल्ब है जो दूसरे बल्ब से ज़्यादा चमक रहा है, तो क्या प्रतिरोध अर्थात जो बल्ब ज़्यादा चमक रहा है उसमें प्रतिरोध है जो कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं हो रहा है, और ज़्यादा व्यवधान नहीं होने के चलते एक तरह से, ठीक है, देखिए V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो जो वोल्टेज मिल रहा है तो जिसमें प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा ज़्यादा जाएगी। जब धारा ज़्यादा जाएगी तो बल्ब जो स्वाभाविक है जो ज़्यादा तेजी में एक तरह से चमकेगा। तो चमकना अच्छा चीज़ है, अर्थात प्रतिरोध है जो वहाँ पे है जो कम है। ठीक है, इसी के चलते वो ज़्यादा चमक रहा है। इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा। ठीक है, सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर है जो हुगली नदी के तट पे बसा हुआ। तो शहर और नदी के बारे में क्वेश्चन है जो आते रहता है, इसे भी ढंग से आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। निम्न में से कौन सा शहर हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी के तट पर बसा है। ठीक है, चलो ऑप्शन देते हैं। पहला है विजयवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है पटना। तीसरा ऑप्शन है कटक, और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है, तो हुगली नदी के तट पर है जो कोलकाता बसा हुआ है। ठीक है, और हुगली है जो गंगा की सहायक नदी है, जबकि विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। कौन सा नदी है? कृष्णा नदी। मेरा भी नाम कृष्णा ही हुआ, कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। पटना है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, और जो कटक है जो महानदी के तट पर बसा हुआ है, महानदी के तट पर बसा हुआ है, और कोलकाता है जो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी के किस राज्य में है? किस राज्य नहीं, किस नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? ठीक है, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है गंगा, चंबल, गोदावरी, गोमती। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका राणा प्रताप सागर। ऐसे जो महाराणा प्रताप राजस्थान के थे। ठीक है,
तो ये जो बांध है वो राजस्थान में ही है और जो नदी है उसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी है। ऐसे नक्शा में देखिएगा तो नक्शा में कुछ इस तरह से ऐसे भारत का आपका है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एमपी है, तो एमपी से एक तरह से चंबल नदी है जो बहना शुरू होती है। ठीक है, और राजस्थान की ओर आती है। तो राजस्थान में ही एक तरह से इस बांध को बनाया गया है और बांध का मुख्य उद्देश्य रहता है भारी मात्रा में जल का संचय करना। तो ये जो बांध बनाया गया है राजस्थान में और जो नदी है वो है चंबल नदी। तो राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अमोनिया में नाइट्रोजन का संयोजकता कितना है। क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया में से अमोनिया का होता है NH3। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका +3, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है आपका -2 और चौथा ऑप्शन है +5। ठीक है, तो चलिए संयोजकता होता है कि देखिए कोई भी तत्व होते हैं ये जो उदासीन नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, तो चाहेगा कि अपने आप को निष्क्रिय बना ले। ठीक है, मतलब उसके जो आउटर मोस्ट जो कक्षा होता है उसमें किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। चाहे वह इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और पिछली कक्षा में आ जाए और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके भी कर सकता है। तो नाइट्रोजन जब चर्चा कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसको याद रखना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस है जो आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ में भरा भी जाता है। जो आप कुरकुरे खाते हैं, लेस खाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक आसानी से आपसे पूछ सकता है। तो नाइट्रोजन इसका 7 होता है। तो देखिए इसका कक्षा बनाइए, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा वो, उसको पहुंचना है 8 इलेक्ट्रॉन के पास। उसको कहाँ पहुंचना है, 8 इलेक्ट्रॉन का। तो ये संभव नहीं है कि वो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। कम रहता है, 1 2 3 रहता है तो आदमी चलो भाई इलेक्ट्रॉन को हम त्याग देते हैं और हम पिछली कक्षा में चले जाते हैं ताकि अपने आप को एक तरह से स्थिर हो सके। लेकिन देख रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये त्यागने में भलाई नहीं समझता है, तो क्या करेगा, तो लेना चाहेगा। ठीक है, तो लेना चाहेगा तो कितना लेना चाहेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो प्लस तो नहीं है, दाता तो नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो रहा है, ले रहा है। जब लेता है तो माइनस का साइन जाता है। ठीक है, माइनस का साइन जाता है तो -3 इसका संयोजकता हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, ये पहली बार त्वरण का क्वेश्चन आ रहा है। ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण में वेग, ऋणात्मक त्वरण में वेग क्या होता है। पहला ऑप्शन है बढ़ना,
वेग का बढ़ना। दूसरा है घटना, वेग का क्या होना, घटना। तीसरा ऑप्शन है स्थिर, स्थिर। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो देखिए जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, वेग में परिवर्तन। लेकिन ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है ना, ऋणात्मक हो रहा है। तो वेग है जो स्वाभाविक रूप से क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन ऋणात्मक हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या बताइएगा, वेग यहाँ पे घट रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन प्रकृति में अकेले नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन प्रकृति में अकेले न रहता है, ठीक है। कौन है जो प्रकृति में अकेले नहीं रहता है। क्वेश्चन देख रहे हो तो लग रहा होगा कि बहुत सारा तरह से आपके दिमाग में हलचल पैदा हो रहा है। चलिए हलचल ज़्यादा पैदा नहीं करना है, ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है घनत्व, चौथा ऑप्शन है मंदन, ठीक है। तो कौन है जो अकेले नहीं रहता है, जब भी आएगा वो भौतिक राशि तो साथ में आएगा, ठीक है। तो अब न्यूटन के जो गति का तृतीय नियम पढ़ते हैं कि कोई भी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, अर्थात किसी को आप एक से बेटा लगा रहे हैं तो उतना ही बल आपको लगेगा, अर्थात जितना बल से किसी को मारते हैं ठीक उतना ही बल से आपको भी वापस में मिलता है, ठीक है ना। जबकि आप वेग इस सब में नहीं देखिएगा, जिस वेग से चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी वेग से दूसरा वेग तरह चलेगा, जबकि बल में ऐसा होता है जितना वेग से आप जो चीज़ करते हैं, मान लीजिए कि पत्थर पे मारते हैं अपने हाथ को, उतना ही वेग से बल से आपको भी चोट लगता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 बल। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में है घर्षण द्वारा किए गए कार्य। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का रूपांतरण किसमें होता है, किसमें होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में आपका, तो जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इसे नहीं किए तो समझ जाइए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट और उसी लगन से हम आपको बता रहे हैं ताकि एक एक क्वेश्चन है जो ढंग से करते जाइए। इसका ऑप्शन है पहला ध्वनि, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का रूपांतरण, किए गए ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। ऊर्जा का पहले ध्वनि ऊर्जा, पहला ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है तापीय हीट एनर्जी, तापीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए घर्षण में आप देखते होंगे कि घर्षण होता है तो
घर्षण में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्षय होता है, ठीक है, ऊर्जा का क्षय होता है। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करता है कि ऊर्जा का न ही आप निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा मात्र एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, ठीक है। तो जब आप हार्ट को रगड़ते हैं, आपस में जब रगड़िएगा तो एक प्रकार से घर्षण पैदा हो रहा है। आप महसूस कीजिएगा जब हाथ को रगड़िएगा तो एक तरह से गर्मी आता है, ठीक है। तो घर्षण ऊर्जा भी बस कुछ उसी तरह से है। तो घर्षण ऊर्जा में एक तरह से जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो तापीय ऊर्जा में होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि अंतोगत्व जो भी ऊर्जा का एक तरह से रूपांतरण होता है वो हीट एनर्जी में ही हो जाता है, ठीक है। हीट या थर्मल एनर्जी में ही होता है। ऊर्जा अंतिम रूप वही लेता है, फिर एक तरह से साइकिल है जो चलते रहता है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सेट में, ठीक है। थैंक यू।